नमस्कार। हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी से रिलेटेड। आपका एक टॉपिक है रिलेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स विद इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम्स। तो सबसे पहले आपको जानने वाली जो बात है, रिलेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स विद इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, मतलब कि जो आपकी फील्ड क्रॉप्स हैं, फील्ड क्रॉप्स का आपका पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र से क्या संबंध है। तो आपकी जो फील्ड क्रॉप्स हैं, फील्ड क्रॉप्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम्स। तो जो आपकी फील्ड क्रॉप्स हैं वो कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। देयर ग्रोथ, हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी आर डीपली कनेक्टेड टू इकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम्स। तो जो भी आपकी फील्ड क्रॉप्स हैं, इनकी जो वृद्धि है, इनका जो उत्पादन है और इनका जो सेहत है, वो आपका पारिस्थितिकी कारकों और पारिस्थितिकी तंत्र के कामकाज पर निर्भर करता है। तो देखा जाए कि जो आपकी फील्ड क्रॉप्स हैं वो मोस्टली डिपेंडेंट ऑन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो इसके कुछ आपकी की रिलेशन भी बताए गए हैं। आपका जो फील्ड क्रॉप्स है, सॉइल हेल्थ से क्या रिलेशन है। तो इसका जो पहला पॉइंट है, फील्ड क्रॉप्स डिपेंड ऑन हेल्दी सॉइल इकोसिस्टम्स। इसका मतलब है कि जो आपकी फसलें हैं वो उपजाऊ और जीवंत मिट्टी पर निर्भर करती हैं। तो अगर इसकी बात की जाए तो जो आपकी खेत की फसलें हैं उपजाऊ मिट्टी पर निर्भर करती हैं और सूक्ष्म जीवों, कवक, कीड़ों से भरा एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है। ये जीव कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं, पोषक तत्वों का चक्रण करते हैं, और चक्रण का मतलब रिसाइकलिंग करते हैं और मिट्टी की संरचना में सुधार करते हैं, जिससे यह पौधों के विकास के लिए एक स्वस्थ माध्यम बन जाता है। बदले में फसल के अवशेष और जड़ें मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ को जोड़ते हैं, जिससे इस पारिस्थितिकी तंत्र को मदद मिलती है। इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट पॉइंट आता है, सॉइल ऑर्गेनिजम्स सपोर्ट क्रॉप ग्रोथ। जो आपके सॉइल ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से हैं, अर्थवर्म्स हैं, माइक्रोब्स हैं। ये क्या करते हैं, ये आपकी क्रॉप ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट कैसे करते हैं, जो आपके अर्थवर्म्स हैं, जो आपके माइक्रोब्स हैं, वो कहीं ना कहीं जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं, और जो आपका अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट है उसको अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो न्यूट्रिएंट अवेलेबल फॉर्म में आ जाएंगे तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब करेंगे, तो वो अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल का जो पहला पॉइंट है वो आपका क्या है, इकोसिस्टम्स रेगुलेट वाटर अवेलेबिलिटी फॉर क्रॉप्स। इसका मतलब है कि जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र फसलों को उपयुक्त मात्रा में जल उपलब्ध कराता है। ये कैसे उपलब्ध कराता है, मान लीजिए जो आपकी फसलें हैं वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन के माध्यम से वायुमंडल में जल वाष्प छोड़कर जो आपका वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल को प्रभावित करती हैं। फसलों का प्रबंधन जैव की गुणवत्ता और जल की गुणवत्ता और उपलब्धता को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए जो आपकी कवर क्रॉप्स हैं मिट्टी के कटाव और पोषक तत्वों के बहाव को कम करती हैं, जिससे पास की नदियों और झीलों में जल प्रदूषण रुकता है। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट है जो आपकी हेल्दी इकोसिस्टम प्रिवेंट्स वाटर लॉगिंग एंड ड्रॉट। तो आपका जो इकोसिस्टम है अगर हेल्दी होगा तो वो कहीं ना कहीं सूखा और जो आपका जल प्रभाव है उसको भी रोकने का काम करता है। सूखा, मिट्टी कटाव, जल वाटर लॉगिंग, ये सारी कंडीशंस अगर आपका अच्छा वाटर साइकिल है, अच्छा इकोसिस्टम है, तो ये भी कहीं ना कहीं इससे आपका कंट्रोल, लगभग आपका इससे कंट्रोल करने का काम करता है। तो एक जो इकोसिस्टम है हेल्दी इकोसिस्टम जो है वो आपका एक हेल्दी वाटर साइकिल मेंटेन करने का काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। तो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग आपका क्या है, तो पहला पॉइंट जो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में है, प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल, इकोसिस्टम रिसाइकिल देम नेचुरली। तो जो आपके प्लांट्स हैं वो जो न्यूट्रिएंट है आपकी जो सॉइल में प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो आपका न्यूट्रिएंट है वो कहीं ना कहीं प्लांट साइकिल में चला जाता है। तो जितने भी न्यूट्रिएंट हैं आपके प्लांट साइकिल में चले जाते हैं। तो आप उसमें से कंजम्पशन किसका करते हैं, कंजम्पशन करते हैं आप ग्रेन का कंजम्पशन करते हैं। तो ग्रेन आपने खा लिया, फिर उसके बाद जो ऑर्गेनिक वेस्ट बचा उसमें जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल है तो वो कहीं ना कहीं आपकी सॉइल में क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होने के बाद जो आपके न्यूट्रिएंट है वो फिर से आपके प्लांट को मिल जाते हैं। तो ये साइकिल कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट साइकिल आपका चलता रहता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो बात आती है आपका जो लेग्यूम है, लेग्यूम क्रॉप्स फिक्स नाइट्रोजन इन रिचिंग द सॉइल।
तो आपकी जो लेग्यूम क्रॉप्स हैं सभी को पता है कि उसमें रूट नोड्यूल्स, डिफरेंट रूट नोड्यूल्स आर अवेलेबल देयर। वो न्यूट्रिएंट्स जो आपकी रूट्स नोड्यूल्स प्रेजेंट होती हैं वो आपके न्यूट्रिएंट को क्या करती हैं, जो आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने का काम करती हैं। तो वो आपकी रूट में फिक्स करेंगी, सॉइल में फिक्स करेंगी, तो वो भी कहीं ना कहीं प्लांट को ही मिलता है। तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है, वो साइकिल में जाता है, फिर वो बाहर जाने के बाद फिर वो कहीं ना कहीं आपके सॉइल में आता है, डिकम्पोज होता है, फिर आपके प्लांट को अवेलेबल होता है। तो कहीं ना कहीं आपका न्यूट्रिएंट का जो साइकिलिंग का जो काम है वो आपका चलता रहता है। बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता जो भी है। तो जो आपका पहला पॉइंट है जैव विविधता में, क्रॉप फील्ड सपोर्ट एंड आर सपोर्टेड बाय बेनिफिशियल इंसेक्ट, बर्ड्स एंड माइक्रोब्स। इसका मतलब है जो आपके विभिन्न प्रकार के पौधे और जो जानवर वाला एक विविध पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक कीट नियंत्रण में भी मदद करने का काम करता है। तो ये मदद कैसे करता है? फ़ायदेमंद जो आपके कीट होते हैं, जो फ़ायदेमंद आपके कीट हैं, जो आपके पक्षी हैं, पक्षी कीट, ये जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीट होते हैं उनका शिकार करने का काम करते हैं, उनको खाने का काम करते हैं, जिससे रासायनिक जो आपके कीटनाशक होते हैं उनकी कहीं ना कहीं आवश्यकता कम हो जाती है। एक ही फसल में बड़े क्षेत्र में उगाने से जैव विविधता कम होती है, जिससे फसलें बड़े पैमाने पर कीटों और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। इसके बाद आपका एक पॉइंट आता है बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स इन पॉलिनेशन एंड पेस्ट कंट्रोल। तो ये पॉलिनेशन और पेस्ट कंट्रोल को भी आपका कम करने का काम करती हैं। तो पॉलिनेशन और पेस्ट कंट्रोल कैसे आप करते हैं? कई जैसे बहुत सारे खेत होते हैं, फसलें होती हैं, जैसे कुछ फसल और सब्जियां, बीज और फल पैदा करने के लिए जो आपकी मधुमक्खी होती है, तितली होती है, आदि पर निर्भर करती हैं। तो ये भी एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का कहीं ना कहीं एक अच्छा उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है? क्लाइमेट रेगुलेशन। तो क्लाइमेट रेगुलेशन में आपका एक पॉइंट आता है इकोसिस्टम्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉइस्चर लेवल्स। इसका मतलब है कि जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है तापमान और नमी को संतुलित करने का भी काम करता है। तो ये तापमान और नमी को कैसे संतुलित करने का काम करता है? हमने आपको पहले बताया कि जो भी जितना पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, तो जो आपका इमिशन ऑफ सोलर रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन मान लीजिए आपके सन से 100% आता है, तो वो 100% आपकी अर्थ तक नहीं पहुंचता है ड्यू टू पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मतलब आपके जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है, कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करता है, वो आपका सोलर रेडिएशन जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो 100% जो सोलर रेडिएशन है आपकी अर्थ तक नहीं आ पाता है और वो रिफ्लेक्ट बैक होके भी आपके एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाता। तो वो आपके इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं क्या करता है, उसको टेम्परेचर इंक्रीज करने का काम करता है। तो अगर हम ये पॉल्यूशन कम करेंगे, हम जो आपका इकोलॉजी है, इकोसिस्टम को मेंटेन करने का काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर और मॉइस्चर लेवल को हम क्या करेंगे, उसको भी मेंटेन करने का काम कर सकते हैं। ट्रीज एंड कवर क्रॉप्स रिड्यूस सॉइल इरोजन एंड कार्बन एमिशन। तो वृक्ष और जो आपकी कवर क्रॉप्स हैं वो फसलों के कटाव को रोकती हैं और जो आपका कार्बन एमिशन है उसको भी कहीं ना कहीं कम करने का काम करती हैं। तो जो आपकी क्रॉप्स हैं, कवर क्रॉप्स हैं, जो इनका इकोसिस्टम है, वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट रेगुलेशन करने का काम करता है, क्लाइमेट रेगुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है सस्टेनेबल फार्मिंग। तो सस्टेनेबल फार्मिंग को कैसे आप रिलेट करेंगे अपने इकोसिस्टम से? मान लीजिए इकोलॉजिकल फार्मिंग प्रैक्टिसेस लाइक क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग मेंटेन्स इकोसिस्टम बैलेंस। तो जो इकोलॉजिकल जो फार्मिंग है, प्रैक्टिसेस लाइक क्रॉप रोटेशन, तो क्रॉप रोटेशन की अगर बात करें, सबसे पहले हम सस्टेनेबल फार्मिंग की बात कर लेते हैं। सस्टेनेबल फार्मिंग का मतलब होता है आपकी जो टिकाऊ खेती है, जो टिकाऊ फार्मिंग है। तो क्रॉप रोटेशन जो है, क्रॉप रोटेशन एक टिकाऊ फार्मिंग का एक अच्छा उदाहरण है। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है फसल चक्र। फसल चक्र का मतलब है कि आप पहले डीप रूट क्रॉप लगाइए, फिर शैलो रूट क्रॉप लगाइए। तो डीप रूट और शैलो रूट क्रॉप का जब आप कॉम्बिनेशन रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो न्यूट्रिएंट का साइकिल है वो आपकी सॉइल में मेंटेन रहेगा और प्लांट अच्छे से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर पाएगा और अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट को अच्छे से वो कर पाएगा। इसके बाद आपका अगर बात करें कि इंटरक्रॉपिंग मेंटेन्स इकोसिस्टम बैलेंस, तो इंटरक्रॉपिंग मान लीजिए आपने एक क्रॉप डीप रूटिंग सिस्टम की लगाई, एक सैलो रूटिंग सिस्टम की लगाई, तो वो आपका जो न्यूट्रिएंट साइकिल है और जो आपका इकोसिस्टम है वो आपका न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग से अच्छे से मेंटेन रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी सॉइल का जो फर्टिलिटी स्टेटस है वो भी मेंटेन रहेगा।
तो फसल चक्र और मिश्रित खेती जैसी तकनीकें पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो सस्टेनेबल फार्मिंग इज़ मोस्ट बेनिफिशियल फॉर सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।